आज हमारे यूनिट 4 का लास्ट चैप्टर होगा। लास्ट चैप्टर हमारा ये है अल्टरनेटिंग करंट। शॉर्ट में हम लोग एसी बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, अल्टरनेटिंग करंट जब बोला जाएगा तो उसके साथ वोल्टेज भी रिलेट करेगा, तो आप अल्टरनेटिंग वोल्टेज भी बोल सकते हो। तो ये बात अंडरस्टूड रहेगी। तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज, अल्टरनेटिंग करंट सेम रहेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, लेकिन एवी बोलते हुए अच्छा नहीं लगता, तो हम लोग एसी ही बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट होता क्या है। देखिए, अभी तक हम लोग ने जो पढ़ा है वो सब डीसी के बारे में है, डायरेक्ट करंट के बारे में हम लोग ने पढ़ा है कि डीसी डायरेक्ट करंट क्या होता है कि किसी सर्किट में हमारे पास ये मान लेते हैं एक सर्किट है, रेजिस्टिव सर्किट है। सर्किट कोई भी हो सकता है, उसमें मैंने एक सेल लगाया और सेल को मैंने क्लोज किया, तो इसमें एक करंट फ्लो स्टार्ट हो जाएगा आई। अब ये जो करंट जा रहा है इसकी वैल्यू अगर हम ड्रॉ करें एक ग्राफ विद टाइम, ठीक है, मतलब ग्राफ जो हमारा होगा वो टाइम के अकॉर्डिंग होगा, जिसको बोलते हैं आई वर्सेस टी ग्राफ, ठीक है। मतलब आई का करंट का टाइम से रिलेशन। तो हमारा जो करंट है डीसी में वो थ्रू आउट द टाइम सेम रहता है, यानी उसका जो ग्राफ बनता है वो ऐसे बनता है। जब तक सप्लाई चालू रहेगी तब तक हमारा जो करंट रहेगा उसकी एक फिक्स वैल्यू रहेगी, कांस्टेंट वैल्यू रहेगी। इस तरीके से हमारा डीसी काम करता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे करंट की वैल्यू ज़रा सी भी चेंज, थोड़ी सी भी चेंज नहीं होगी। लेकिन जब यही करंट की वैल्यू टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होने लगे, टाइम के साथ साथ चेंज होने लगे, किस तरीके से, ये हमारा टाइम है, करंट की वैल्यू आधे टाइम तक ऐसे रहे, ठीक है, और अगले आधे टाइम तक ऐसे रहे, और उसके बाद वाले आधे टाइम तक फिर से ऐसे हो जाए। तो यहाँ पे जो करंट की वैल्यू है देखिए बार बार चेंज हो रही है, ठीक है। अब चेंज कैसे हो रही है वो देखिए, चेंज इस तरीके से हो रही है कि हमारे यहाँ से लेके यहाँ तक का जो टाइम है को हम फिलहाल के लिए T1 लिखे दे रहे हैं। T1 टाइम तक हमारा करंट जो था वो ऊपर के डायरेक्शन में था। भाई ग्राफ में ऊपर का मतलब पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में था। और अगले टाइम में, यानी अगले जो हमारा टाइम था, मान लेते हैं यहाँ तक T2 टाइम तक, T1 से लेके T2 टाइम तक हमारा जो करंट था वो नीचे के डायरेक्शन में चल रहा था। और नीचे का डायरेक्शन क्या होता है, नेगेटिव। इसका मतलब वो अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, ठीक है। और अगले टाइम तक यानी T2 से लेके मान लेते हैं T3 टाइम तक हमारा करंट वापस से पॉजिटिव हो गया। तो यहाँ पे करंट क्या कर रहा है, अपने डायरेक्शन को बार बार बदल रहा है और मैग्नीट्यूड को भी बार बार बदल रहा है। अब मैग्नीट्यूड को जो बदल रहा है वो कैसे बदल रहा है, देखिए यहाँ से यहाँ तक तो आपका करंट कांस्टेंट है, लेकिन जैसे ही T1 पे पहुँचता है आपका करंट एकदम से ज़ीरो होता है और अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम हो जाता है। एकदम से ज़ीरो हुआ और अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम हो गया, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक वो कांस्टेंट रहता है, फिर एकदम से ज़ीरो होके अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम हो जाता है, फिर सेम यहाँ से यहाँ तक सेम रहता है। तो अब इस तरह का जो करंट है जो टाइम के अकॉर्डिंग अपनी वैल्यू को चेंज करता रहे, अपने डायरेक्शन को चेंज करता रहे, ऐसे करंट को हम लोग अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि वो ऐसा हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो ग्राफ के हम लोग जो है ग्राफ से समझते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि वो ऐसे गया, फिर ऐसे जाके ज़ीरो हो गया, फिर अपोजिट डायरेक्शन में यूँ गया, फिर यूँ जाके ज़ीरो हो गया, फिर अपोजिट डायरेक्शन में गया यूँ, फिर जाके ज़ीरो हो गया। देखो यहाँ T1 टाइम तक वो यहाँ से यहाँ तक गया, फिर यहाँ से यहाँ तक ज़ीरो हो गया, फिर T1 से लेके T2 तक यहाँ से यहाँ तक गया, फिर यहाँ पे ज़ीरो हो गया। अब देखो यहाँ पे पॉजिटिव चल रहा है, यहाँ पे नेगेटिव हो गया, फिर से पॉजिटिव हो गया। तो यहाँ पे डायरेक्शन को भी बदल रहा है और मैग्नीट्यूड को भी देखो बदल रहा है कि धीरे धीरे इसका करंट की वैल्यू बढ़ रही है, बढ़ते बढ़ते यहाँ पे पहुँची मैक्सिमम, फिर धीरे धीरे घटती चली गई, T1 पे पहुँच के ज़ीरो हो गई, फिर धीरे धीरे बढ़ रही थी, बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम पहुँची, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में पहुँची।
फिर धीरे धीरे कम होती चली गई, ज़ीरो हो गई, फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम पहुंची और उसी वैल्यू पे पहुंच गई जैसे वहाँ जहाँ पे वैल्यू पे थी। तो यहाँ पे देखो वैल्यू भी चेंज हो रही है, डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है, तो ये अल्टरनेटिंग करंट है, अल्टरनेटिंग करंट का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो अल्टरनेटिंग करंट हम किसको बोलेंगे, पहले तो बात ये आती है, इफ मैग्नीट्यूड and direction of current changes with time called AC। AC की सिंपल सी डेफिनेशन हमने लिखी, सिंपल सी डेफिनेशन है, अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रहे हैं तो उसको हम लोग AC बोलेंगे। ठीक है, अब ये तो हमारा AC है, AC का कोई भी ग्राफ बन सकता है। हम लोगों के जो सिलेबस में है वो इस तरह का एक ग्राफ है। ठीक है, हमारे सिलेबस में जो ग्राफ है वो ये है, ये टाइम है, ये करंट है, और वो ग्राफ कुछ ऐसा है। ठीक है, यानी जब टाइम ज़ीरो है तो करंट ज़ीरो है, धीरे 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 टाइम बढ़ता गया तो हमारा करंट यहाँ पे पहुँच के हो गया मैक्सिमम। मैक्सिमम को फ़िलहाल के लिए माई नॉट लिख देते हैं। फिर धीरे धीरे करंट की वैल्यू कम होते होते ज़ीरो हो गई। ठीक है, ज़ीरो होने के बाद धीरे धीरे करंट की वैल्यू बढ़ती गई, लेकिन कहाँ बढ़ रही है, अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ रही है और मैक्सिमम पे पहुँच गई। अब इस बार जो मैक्सिमम है वो अपोजिट डायरेक्शन में, इसको मैंने माइनस आई नॉट लिखा है। फिर धीरे धीरे कम होते होते फिर से ज़ीरो हो गई। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक जो पूरा टाइम लग रहा है वो t है, तो आधे टाइम तक ये पॉजिटिव रही, अगले आधे टाइम तक ये नेगेटिव रही। ठीक है, आधे टाइम तक, हाफ साइकिल इसको बोलते हैं, कंप्लीट साइकिल। तो ये आधे साइकिल तक, आधे टाइम तक पॉजिटिव रही, आधे टाइम तक नेगेटिव रही। हमारे सिलेबस में यही है। इस तरह के अल्टरनेटिंग करंट को हम लोग बोलते हैं साइनोसाइडल। ठीक है, साइनोसाइडल AC, और इस ग्राफ का भी नाम साइनोसाइडल है, तो ग्राफ का भी नाम याद रखेंगे। ये साइनोसाइडल है, वो ऊपर जो है वो नॉन साइनोसाइडल है। साइनोसाइडल क्यों बोलते हैं, ये भी बात इंपॉर्टेंट है। साइन से बना है, SINE आपने पढ़ा होगा, साइन थीटा कॉस थीटा जो होता है, तो उसी का साइन है। अब जो साइन का जो ग्राफ होता है वो एग्जैक्टली ऐसे ही होता है, यूँ। अगर आपने जो मैथमेटिक्स वाले होंगे वो जान जाएंगे कि साइन का ग्राफ ऐसा होता है। कॉस का भी ग्राफ ऐसा ही होता है, बस कॉस का ग्राफ यहाँ से ऐसे शुरू होता है, यूँ होता है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो साइन भी हो सकता है, कॉस भी हो सकता है, लेकिन हम लोग जनरली साइन से ही स्टार्ट करते हैं। क्यों स्टार्ट करते हैं, क्योंकि साइन ज़ीरो से स्टार्ट होता है, कॉस ज़ीरो से स्टार्ट नहीं होता है। ठीक है, तो अल्टरनेटिंग करंट क्या हो गया, ऐसा करंट जिसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होता है, उसको हम लोग AC बोलेंगे, अल्टरनेटिंग करंट बोलेंगे, और उसके वोल्टेज को भी अल्टरनेटिंग वोल्टेज बोलेंगे। और वो कुछ भी किसी भी शेप का हो सकता है, ये बॉक्स शेप का है, ये ट्रायंगल शेप का है, और ये हमारा साइनोसाइडल शेप का है, जो कि हमारे सिलेबस में है। ठीक है, अब ऐसे कौन से सोर्सेज होते हैं जो AC करंट जनरेट करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं AC जनरेटर या अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। ये भी हम लोग को पढ़ना है। पहले तो सोर्स पढ़ेंगे ना, फिर डिटेल उसकी पढ़ेंगे। कि हमारे पास एक फार्मूला होना चाहिए AC के लिए, करंट के लिए, वोल्टेज के लिए, तो वो हमको AC जनरेटर देगा। कैसे देगा, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। पहली बात तो AC जनरेटर होता क्या है, इट इज़ अ डिवाइस which converts any type of input energy into electrical energy। ठीक है,
ठीक है। अब एनी टाइप हमने जानबूझ के लिखा है, एनी टाइप का मतलब यहाँ पे किसी भी टाइप की इनपुट एनर्जी देंगे तो वो हमको आउटपुट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी देगा, ये एसी जनरेटर होता है। अब एनी टाइप का इनपुट का मतलब क्या हुआ, एनी टाइप का इनपुट का मतलब ये केमिकल के फॉर्म में भी हो सकता है, पानी के फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है, और हीट के फॉर्म में भी हो सकता है, वेव के फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि किस फॉर्म में है, वो देखेंगे आगे क्या है। बस इतना है, एनी टाइप ऑफ इनपुट एनर्जी, किसी भी तरह की इनपुट एनर्जी हम देंगे इसके अंदर तो वो हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके देगा। प्रिंसिपल, किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, तो अभी आप लोग पढ़ के आए हैं, इट इज़ बेस्ड ऑन EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा हुआ है कि फैराडे ने बताया हुआ है कि जब भी फ्लक्स चेंज होगा तो एक EMF इंड्यूस्ड हो जाएगा और उस EMF की वैल्यू होगी, पीछे हम लोग पढ़ के आए हैं, N/dφ/dt, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो इसका मतलब ये फार्मूला यहाँ पे एप्लीकेबल होगा, इसको ध्यान से समझिएगा। तो N/dφ/dt ये EMF इंड्यूस्ड होगा। फाई आप जानते हैं, फाई क्या होता है, BA cos थीटा। मैंने आपको बता के रखा हुआ है कि जब भी फ्लक्स चेंज होगा तो EMF इंड्यूस्ड होगा, और फ्लक्स को चेंज करने के हमारे पास 3 तरीके हैं, या तो मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करिए, या तो एरिया को चेंज करिए लूप के, या तो थीटा को चेंज करिए। मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने का तरीका मैंने आपको बताया कि मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने का मतलब कि अगर हम मैग्नेट और कॉयल के बीच में कोई रिलेटिव मोशन कर दें तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगी, तो हमारा EMF जनरेट होगा। एरिया को चेंज करने के लिए हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था, मोशनल EMF, तो उसमें हम लोगों ने एरिया भी चेंज करके देखा था, तो उससे भी फ्लक्स चेंज हुआ था। हम लोग इसके अंदर हम लोग जो पढ़ेंगे उसमें थीटा को चेंज करेंगे। थीटा किसके बीच है, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल। तो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के वेक्टर के बीच का एंगल अगर हम लोग चेंज करेंगे तो भी फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होगा तो EMF इंड्यूस्ड होगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं डिज़ाइन की, कैसे होते डिज़ाइन। डिज़ाइन बहुत सिंपल है, आपने पढ़ी होगी बहुत बार। हमारे पास 2 मैग्नेट हैं, ठीक है, एक मैग्नेट ये हो गया, एक मैग्नेट ये हो गया, एक मान लेते हैं नॉर्थ पोल होगा, एक मान लेते हैं साउथ पोल होगा। तो इस तरीके से स्ट्रॉन्ग मैग्नेट हैं, और इस मैग्नेट के बीच में हमारे पास एक इस तरह से रेक्टेंगुलर शेप का कॉइल रखा हुआ है यूं, ठीक है। और ये जो कॉइल है वो इसके अंदर घूमेगा, तो हमने इसको यहाँ पे एक एक्सिस दी हुई है, इस तरीके से ये एक एक्सिस है जिसके अराउंड इसको घुमाया जाएगा, ठीक है। तो ये चलिए समझने के लिए मिटाना पड़ेगा इसको, ठीक है। ये हमने इसको दी हुई है एक्सिस, तो ये एक्सिस है ऐसे, ठीक है। ये एक्सिस मान सकते हैं आप कोई रॉड वगैरह है, इस तरीके से बना हुआ है। ये जो लूप है इसको अगर हम नाम दे दें A, और यहाँ पे कहीं B होगा, फिर C होगा, फिर D होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं B होगा, हम यहाँ लिखे दे रहे हैं। इस रेक्टेंगुलर लूप में बहुत सारे टर्न्स होंगे, ठीक है, और वो टर्न का एक जो सिरा होगा वो यहाँ होगा, दूसरा सिरा यहाँ होगा, एक एंड यहाँ होगा, दूसरा एंड यहाँ होगा। इसमें से ये जो एक एंड है इसको हम जोड़ेंगे एक स्पेशल टाइप की रिंग में, ठीक है, ये रिंग है, ठीक है। और दूसरे वाले को हम जोड़ेंगे दूसरी रिंग में, ठीक है, ये रिंग है ऐसे, ठीक है। एक वायर मेरा इस रिंग से जुड़ा है, दूसरा वायर मेरा इस रिंग से जुड़ा है, इतना ध्यान रखना है, रिंग से जुड़ा है। तो होगा क्या
कि अगर इस लूप को मैंने घुमाया तो ये रिंग भी साथ में घूमेंगी। इतना ध्यान रखना, ये रिंग को घूमना है, क्योंकि ये रिंग जो है जुड़ी हुई है किस पे, एक्सेल पे। ये जो एक्सेल है इस पे जुड़ी हुई है, इसको बोलेंगे एक्सेल। दूसरी तरफ हम लोग एक फैन टाइप स्ट्रक्चर लगाते हैं। ये फैन टाइप स्ट्रक्चर होता है, इसको हम लोग बोलते हैं टरबाइन। ये और कुछ नहीं है, टरबाइन है। टरबाइन पर हम लोग इनपुट देते हैं, मतलब इनपुट एनर्जी दी जाती है। अब वो इनपुट एनर्जी कैसे दी जाती है, अगर हम बहुत हाइट से पानी इसके ऊपर गिराएं, इसके ब्लेड्स के ऊपर, तो ये घूमने लगेगा, ठीक है। तो वो पानी की एनर्जी हो गई। कौन सी एनर्जी, पानी की पोटेंशियल एनर्जी हो गई। तो पानी की पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो गई काइनेटिक एनर्जी में, वो इसको जाके हिट करती है तो ये घूमने लगता है। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट होती है पानी से, तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बोला जाता है क्योंकि वहाँ पे पानी से एनर्जी बनाई जा रही है। दूसरा काम हम ये कर सकते हैं कि हमने एक जो है कंटेनर लिया, उस कंटेनर के अंदर पानी रखा और उसको हमने गर्म किया इतना कि उसमें से भाप बनने लगी। उस भाप को निकलने का एक रास्ता दे दिया पतली सी नली से, और उस भाप के सामने हमने इस टरबाइन को रख दिया। तो वो जो भाप होती है, स्टीम होती है, वो जब ब्लेड के ऊपर पड़ती है तो ये ब्लेड घूमने लगते हैं, टरबाइन घूमने लगती है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, पानी की जो एनर्जी है उसको स्टीम के फॉर्म में यूज़ किया है, लेकिन हमने जो इनपुट दिया है एक्चुअल में वो पानी को गर्म करके दिया है। अब पानी को हमने गर्म किया तो गर्म करने के बहुत तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि कोयला जलाओ तो गर्म हो जाएगी। तो कोयला जला के जब गर्म हो जाएगा पानी, तो कोयले से हमने एनर्जी यूज़ की है, कोयला हमारा इनपुट हो जाएगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे थर्मल पावर प्लांट। वो थर्मल पावर प्लांट कहलाएगा। इसी तरीके से कुछ ऐसे अर्थ के ऊपर सोर्सेज हैं जहाँ से गर्म पानी अपने आप निकलता है, वहाँ पे भी थर्मल पावर प्लांट लगाया जा सकता है, लेकिन कुछ ऐसे सोर्सेज हैं वहाँ पर होता है खाली, ठीक है। दूसरा हमने क्या काम क्या किया, यूरेनियम के न्यूक्लियस को रिएक्ट कराया, उनके अंदर न्यूक्लियर रिएक्शन कराया जिसकी वजह से एनर्जी रिलीज़ हुई। उससे भी हमने पानी ही गर्म किया और उसकी भाप को हिट कराया इसके ऊपर, तो टरबाइन घूमेगी। लेकिन हमने यूज़ किसको किया, न्यूक्लियर एनर्जी को यूज़ किया है, तो उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो यहाँ पे इनपुट एनर्जी क्या हो गई, न्यूक्लियर एनर्जी हो गई, तो इसको हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो इनपुट एनर्जी कुछ भी हो सकती है, आउटपुट में हमको इलेक्ट्रिक एनर्जी मिलेगी बस, ठीक है। तो हमको तो फिलहाल के लिए आउटपुट ही समझना है, तो उसकी बात करेंगे हम लोग, ओके। तो ये जब घूमेगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक एनर्जी इंड्यूस्ड होगी या ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, उसको हमें रिसीव करना है। रिसीव करने के लिए हम लोग काम ये करते हैं कि इन रिंग्स के ऊपर एक स्ट्रक्चर लगाते हैं, ठीक है। वो कुछ ऐसा होता है, ठीक है, ये ऐसा होगा, ठीक है, इधर होगा और इधर भी होगा, ठीक है। और इनको बोलते हैं कार्बन ब्रश, और ये जो रिंग्स हैं इनको बोलते हैं स्लिप रिंग्स, ठीक है। ये स्लिप रिंग्स हैं और इस रिंग के ऊपर एक स्ट्रक्चर लगाया गया है कार्बन का बना हुआ, जो इनसे फ्रिक्शन करेगा, रगड़ेगा, इनके हमेशा कांटेक्ट में रहेगा। तो इनको इन कार्बन ब्रशेस को इसके ऊपर दबा के रखना पड़ता है। तो दबा के रखने के लिए इसको हम लोग हमेशा एक स्प्रिंग से लगाते हैं, वो स्प्रिंग इनको हमेशा दबा के रखती है इस तरीके से। तो ये कार्बन ब्रशेस हैं, वो इसके साथ फ्रिक्शन करते हैं। तो फ्रिक्शन करने से होगा क्या कि जो भी ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा वो इन कार्बन ब्रशेस के रास्ते होते हुए यहाँ पर आ जाएगा, मतलब यहाँ पे ऐसे प्लस और माइनस आ जाएगा। तो हम लोग अब चाहें तो यहाँ पे कोई ना कोई वायर जोड़ सकते हैं, जिससे हम लोग इस प्लस माइनस को रिसीव कर लेंगे, इलेक्ट्रिक एनर्जी को रिसीव कर लेंगे। यहाँ पे जो स्लिप रिंग और कार्बन ब्रश लगाया गया है, इनको मिला के बोला जाता है कम्यूटेटर्स। तो ये कम्यूटेटर्स कहलाते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रिक एनर्जी जो आउटपुट वाली है उसके साथ कम्यूट करते हैं, तो इनको बोलते हैं कम्यूटेटर्स, ठीक है। बस यही इसका स्ट्रक्चर है। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, उसके बीच में एक आर्मेचर रखा हुआ है, इसको आर्मेचर बोलते हैं, रेक्टेंगुलर लूप शेप का है, ठीक है। और बीच में एक एक्सल लगा हुआ है, एक्सल के एक एंड पे टरबाइन लगी हुई, दूसरे एंड पर कम्यूटेटर लगे हुए हैं। कम्यूटेटर में क्या है, 2 स्लिप रिंग है, 2 कार्बन ब्रशेस हैं, बस यहाँ से आउटपुट मिलेगा।
अब देखिए यहाँ से आउटपुट मिलना है, वहाँ से इनपुट देना है, तो हमारा काम उससे नहीं, हमारा काम बीच वाले आर्मेचर से होगा। तो हमें सिर्फ आर्मेचर के फिलहाल आर्मेचर को समझना है कि वर्किंग होगी कैसे इसकी, ठीक है। तो इसको समझने के लिए हम लोग काम ये करेंगे कि इसको अगर हम टॉप से देखें, जहाँ पे टरबाइन लगी है वहाँ से अगर देखें तो कैसा दिखेगा, उस पर ध्यान देंगे। ये हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है इस तरीके से, दो मैग्नेट लगे हुए हैं, नॉर्थ और साउथ। बीच में हमारे पास मान लेते हैं ये हमारा आर्मेचर है, और इसके दो पॉइंट मुझे दिख रहे हैं ए और बी, ठीक है। मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ठीक है। बाकी अंदर की तरफ होगा। अब ये घूमेगा तो मान लेते हैं वो इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है किसी ना किसी एंगुलर वेलोसिटी से। वो एंगुलर वेलोसिटी हम मान के चल रहे हैं ओमेगा है, तो ये यूँ इस तरीके से घूमेगा, ठीक है। इस पे ध्यान देना है आपको। जब ये इस तरीके से घूमेगा तो ये जो मेरा लूप है, देखिए मैग्नेटिक फील्ड मेरी इस तरफ है, ऐसे है, ये है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये है मैग्नेटिक फील्ड, बना देते हैं, दिस इज़ योर मैग्नेटिक फील्ड। जब ये घूमेगा तो हमारा जो इस लूप का जो एरिया वेक्टर होगा वो मान लेते हैं ये होगा, दिस इज़ योर एरिया वेक्टर। तो इसका मतलब ये एरिया वेक्टर भी घूमेगा। जब लूप घूम रहा है तो एरिया वेक्टर भी तो घूमेगा, क्योंकि वो एरिया वेक्टर तो हमेशा 90 डिग्री एंगल बनाएगा ना लूप के साथ, सरफेस के साथ, तो इसका मतलब वो भी घूमेगा। तो अगर हम सिर्फ इस एरिया वेक्टर को ले लें और मैग्नेटिक फील्ड को ले लें तो हमारी सारी की सारी कैलकुलेशन भी हो जाएगी, समझ में भी आ जाएगा। जो लूप घूम रहा है उसमें हम मान के चलते हैं सिर्फ ये एरिया वेक्टर घूम रहा है, तो हमारी सारी की सारी कैलकुलेशन समझ में आ जाएगी। तो सिर्फ एरिया वेक्टर को देखिएगा और ऐसे सर्कुलर मोशन वो कर रहा है, ठीक है। और ये हमारा एरिया वेक्टर है ऐसे, दिस इज़ योर एरिया वेक्टर। यहाँ सेंटर मान लेते हैं। किस एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, तो ओमेगा से घूम रहा है, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं इस डायरेक्शन में एक मैग्नेटिक फील्ड है बी। अब जब ये घूम रहा है, ठीक है, तो किसी टाइम ज़ीरो पर यहाँ है और टाइम ज़ीरो पर यहाँ है, और किसी टाइम टी पर वो यहाँ पहुँच जाता है, टी पर, और एक एंगल बनाता है जिसको हम फिलहाल के लिए थीटा बोले दे रहे हैं, ठीक है। फिलहाल के लिए थीटा बोले दे रहे हैं। तो ये एंगल बना रहा है। ये एंगल क्या है, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो इतना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वो दे रहा है, ठीक है। अब अगर इतना वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट उसने दिया, ठीक है, तो ये जो थीटा है वो लगातार इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल जो बना रहा है वो लगातार चेंज होता रहेगा। और अगर वो लगातार चेंज होता रहेगा तो हमारा फ्लक्स भी चेंज हो जाएगा, फ्लक्स भी तो हमारा चेंज होगा। थीटा के बारे में आप ज़रा सोचिए, हमारे पास एक रिलेशन था। थीटा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है, सॉरी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। और हमारी जो एंगुलर वेलोसिटी होती है वो होती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। टाइम कितना हुआ, टाइम ज़ीरो था यहाँ पे टाइम टी हो गया, तो टोटल टाइम लगा है टी। तो हमारा जो थीटा होगा वो ओमेगा टी के बराबर है, ठीक है। ये क्यों बता रहे हैं, इसका काम पड़ेगा आगे, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें कितना ईएमएफ जनरेट होगा, तो ईएमएफ जनरेट होने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स अगर मैंने मान लिए n है लूप के अंदर, तो वो होगा डी फाई बाई डी टी। फाई की वैल्यू मैंने भी ऊपर लिखी थी, उसको यहाँ पे पुट कर देंगे, n डी बाई डी टी ऑफ बी इंटू ए इंटू कॉस ऑफ थीटा। ये वही थीटा है जो यहाँ पर, ठीक। एरिया वेक्टर के साथ मैग्नेटिक फील्ड जो एंगल बनाती है उसी को तो थीटा बोलते हैं ना। तो अब मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, भाई मैग्नेटिक फील्ड तो इस तरफ है, और मेरा एरिया वेक्टर ऊपर जा चुका है। तो अगर मेरा एरिया वेक्टर ऊपर जा चुका है तो उसने मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल कितना बना के रख दिया, थीटा, ठीक है। तो ये वो वही थीटा है। थीटा को हम और क्या लिख सकते हैं, थीटा को हम लिख सकते हैं ओमेगा टी। दूसरी बात देखिए, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट है, तो इनको मैंने बाहर निकाल लिया,
मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा डी बाई डी टी ऑफ कॉस थीटा की जगह पे आ जाएगा ओमेगा टी। अब मुझे सिर्फ इस कॉस को डिफ्रेंशिएट करना है, क्योंकि डी बाई डी टी लिखा हुआ है तो डिफ्रेंशिएट करना है। तो डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला मुझे उम्मीद है आपको पता होगा, ठीक है। डी बाई डी टी ऑफ कॉस टी, डी बाई डी टी ऑफ कॉस टी। साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन जो होता है वो कॉस थीटा होता है, और कॉस थीटा का होता है माइनस साइन थीटा, साइन टी सॉरी। उम्मीद है आपको पता होगी ये चीज़, नहीं पता होगी तो आप पढ़िए फिर से। ओके, दूसरी बात, जब यहाँ पे सिर्फ टी है तो यहाँ पे टी आया, लेकिन यहाँ पे तो टी के साथ ओमेगा भी है। तो डायरेक्ट समझने के लिए भाई जिसने कैलकुलस पढ़ा होगा उसको मालूम होगा कि ये जो ओमेगा है इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये आगे आ जाता है, तो ये आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा ओमेगा इंटू साइन टी, ठीक है। तो मैंने डायरेक्टली आप लोग को बता दिया है कि आप जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, इसके फॉर्मूले में माइनस होता है, वो माइनस मैंने नहीं लगाया है, लगा लूँ क्योंकि इसमें भी माइनस आएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो मेरे पास बचेगा एन बी ए साइन ओमेगा टी, और ये जो ओमेगा है टी के साथ ये आगे आ जाएगा। अगर ये बात किसी को समझ में आ गई हो तो ठीक, नहीं आई हो तो वो उसको ऐसे ही याद कर लेगा, क्योंकि इसके लिए आपको कैलकुलस पढ़ना पड़ेगा कि ओमेगा आया क्यों आगे, ठीक है। अब उतना टाइम नहीं कि इसको बताया जाए कि ओमेगा क्यों आगे आ गया। ये हमारे पास एक रिलेशन बन गया ईएमएफ का, कि इतना ईएमएफ इंड्यूस्ड होना है, ठीक है। अब इस ईएमएफ पे अगर ध्यान दें, थोड़ी बात इसके ऊपर कर लें, तो ये ईएमएफ डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ टर्न्स पे, मैग्नेटिक फील्ड पे, एरिया ऑफ लूप पे, और एंगुलर वेलोसिटी पे, कि एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी, उसको जितनी तेज़ी से घुमाएंगे उतना ज़्यादा ईएमएफ जनरेट होगा, जितनी धीमे घुमाएंगे उतना कम ईएमएफ जनरेट होगा, बस सिंपल सी बात है। अब अगर मान ले n कांस्टेंट, b कांस्टेंट, a कांस्टेंट और ओमेगा भी कांस्टेंट है, एंगुलर वेलोसिटी भी उसकी फिक्स हो गई, तब हमारा ईएमएफ किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है पूरी तरीके से, टाइम के ऊपर। भाई ओमेगा तो कांस्टेंट है ना, तो ये जो ईएमएफ है, दिस ईएमएफ डिपेंड्स ऑन टाइम। जैसे जैसे टाइम चेंज होगा वैसे वैसे ईएमएफ की वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे फॉर्मूले से भी पता चल गया ये बात कि ये टाइम से चेंज होता रहेगा ईएमएफ। इसका मतलब ये एक अल्टरनेटिंग ईएमएफ है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज है। अब हमको सिर्फ ये देखना है कि कितनी चेंज होगी, कितनी कम होगी, कितनी ज़्यादा होगी। तो ये मैक्सिमम कितनी होनी है, मिनिमम कितनी होनी है, उसकी बात करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि हमारा जो साइन है, साइन ओमेगा टी जो है, उसकी जो वैल्यू है वो मिनिमम होती है -1 और मैक्सिमम होती है +1। -1 और +1 के बीच में होती है, इससे ना ऊपर होती है, इससे ना नीचे होती है, ठीक है। मतलब इसी के बीच में रहती है। 1 कितने पर होती है, तो हम लोग जानते हैं 1 तब होती है जब थीटा हमारा 90 डिग्री होता है। -1 कब होती है, जब थीटा हमारा 90 के नीचे आई है। या तो बोल दीजिए -90 होता है, या तो बोल दीजिए 270 होता है, ठीक है। हालांकि हम लोग इसमें नहीं लिखते हैं, ठीक है। इम्पॉर्टेंट चीज़ देखिए यही है कि हमारा मिनिमम कितना है, मैक्सिमम कितना है, ठीक है। अब ये मिनिमम जो यहाँ पर है, ये हमारे लिए एक्चुअली में मिनिमम नहीं होगा, ये सिर्फ हमें डायरेक्शन के बारे में बताएगा कि ईएमएफ की वैल्यू नेगेटिव डायरेक्शन में कब होगी। -1 ये हमको बताएगा कि नेगेटिव डायरेक्शन में कब होगी। मिनिमम का मतलब यहाँ पे ये नहीं कि कम से कम, साइन की वैल्यू जो मिनिमम होगी वो उसको हम लोग 0 बोलेंगे, वो होती है 0 डिग्री पर। तो इसका मतलब आपका जो ईएमएफ है वो 0 हो जाएगा कब, जब आपका थीटा 0 होगा। थीटा 0 आपका कब होगा, जब एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पैरेलल होंगे। ये दोनों पैरेलल कब होंगे, ये दोनों पैरेलल तब होंगे जब आपका जो लूप है, ये जो आपका लूप था, ठीक है, ये जो लूप है, ये देखिए एरिया वेक्टर अगर बनाऊं तो इसका ये बनेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल हो गया है, तो आपका लूप कैसा हो गया है, परपेंडिकुलर। तो आपका लूप जब परपेंडिकुलर हो जाएगा तो एरिया वेक्टर पैरेलल हो जाएगा, उस सिचुएशन में आपका जो ईएमएफ है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 0 कब होगा, कैसे होगा, अभी हम लोग देखेंगे बारी बारी से।
मैक्सिमम कब होगा? जब आपका थीटा 90 डिग्री होगा, और वो 90 डिग्री जब होगा तो हमारा हो जाएगा NBA इंटू ओमेगा, साइन ओमेगा टी की वैल्यू 1। अब ये हमारा मैक्सिमम EMF है, तो मैक्सिमम है तो इसको हम लोग E0 बोल देंगे, और इसको उठा के वापस इसी फार्मूले में रख देंगे, तो हमारा फार्मूला बन जाएगा E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। अब यहाँ पे जो E0 है इसको हम लोग बोलेंगे मैक्सिमम वैल्यू या पीक वैल्यू, ठीक है, ऑफ EMF। यानी हमारा जो AC जनरेटर है इससे जितना मैक्सिमम वोल्टेज आएगा वो ये होगा E0, इससे ज़्यादा वोल्टेज नहीं आ सकता, इससे ज़्यादा EMF जनरेट नहीं हो सकता, ठीक है। इससे कम होगा, इससे ज़्यादा कभी नहीं होगा, ये मैक्सिमम है, ठीक है। इसी को अगर हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हमको कुल मिला के समझनी है चार बातें। चार बातें क्या? हमारा जो ग्राफ है उसमें अगर हम EMF को टाइम के साथ अगर शो करें तो हमारा जो ये लूप था इसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। क्या सोचना है? देखिए, अगर मेरी मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, इतना ध्यान रखिएगा, और ये एरिया वेक्टर है। हमारा एरिया वेक्टर ऐसे है, ठीक है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के साथ फिलहाल के लिए पैरेलल है, तो हमारा लूप ऐसे होगा, परपेंडिकुलर मान के चलते हैं, ठीक है। तो हमारा थीटा कितना चल रहा है इस टाइम? 0 डिग्री। थीटा अगर हमारा 0 डिग्री है और टाइम हुआ है मान लो 0, तो इस सिचुएशन में हमारा जो EMF होगा वो 0 होगा, ठीक है। अब मान लेते हैं कि मैंने इस तरीके से ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से इसको घुमाना शुरू किया, तो आफ्टर सम टाइम ये घूम के चला जाएगा, मान लेते हैं एरिया वेक्टर हमारा घूम के आ जाएगा, मान लेते हैं इस तरफ, ठीक है। अब हमारा एरिया वेक्टर अगर घूम के इस तरफ आ गया है तो अब वो कितना एंगल बनाए हुए है? 90 डिग्री। तो अब अगर इसका एंगल 90 डिग्री बना है तो साइन 90 की वैल्यू होती है 1। इस टाइम हमारा EMF मैक्सिमम होता है, कितना होता है? E0 के बराबर होता है भाई। साइन ओमेगा टी की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होती है? 1। आप रखेंगे तो E इज इक्वल टू E0 आ जाएगा। तो मान लेते हैं किसी टाइम, पूरा टाइम मान लेते हैं, पूरा सर्कल चलने में इसको टाइम लगता है टोटल T, तो यहाँ से यहाँ तक चलने में टाइम इसको कितना हुआ होगा? T/4, 1/4 टाइम हुआ होगा, तो ये टाइम है तुम्हारा T/4। इस सिचुएशन में हमारा जो EMF है वो ये है E0, ठीक है। अब इसको अभी हम और घुमाएंगे, अब ये अभी और घूम रहा है, तो मान लेते हैं ये घूम के चला गया इस तरफ, ठीक है। अब हमारा जो है लूप घूम के आ गया है ऐसे, लूप हमारा ऐसे हो गया होगा, तो एरिया वेक्टर ऐसे हो गया है। तो अब एंगल कितना बन रहा है इसके साथ? तो अब एंगल बन रहा है 180 डिग्री, और साइन 180 की वैल्यू होती है 0। साइन 0 की वैल्यू भी 0 होती है, साइन 180 की वैल्यू भी 0 होती है, तो इसकी वैल्यू भी 0 हो गई। इसका मतलब हमारा जो EMF है जब टाइम हुआ होगा आधा, भाई पूरा टाइम T है तो यहाँ तक आधा हो गया होगा, मान लेते हैं यहाँ पे आधा हो गया होगा, T/2। इस सिचुएशन में हमारा EMF फिर से 0 हो गया है, ठीक है। अब अगर इसको हम और घुमाएंगे और घूम के मान लेते हैं वो यहाँ आ जाता है, तो अब एंगल कितना हो गया है भाई? अब एंगल जो है वो 270 हो गया है, ठीक है। साइन 270 की वैल्यू होती है -1, ठीक है। जिसको नहीं पता है, मैथमेटिक्स वालों को तो पता होगा, जिसको नहीं पता होगा ध्यान रख लें इस बात का। जो वैल्यू 90 डिग्री पर होती है वही वैल्यू 270 पर होती है, जो वैल्यू 0 पर होती है वही वैल्यू 180 पर होती है।
मतलब जो वैल्यू साइन की 0 डिग्री पर है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में भी वही आएगी, जो वैल्यू 90 पर हो तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में भी वही वैल्यू आएगी, बस निगेटिव साइन के साथ आएगी। तो ये -1 हो गया। अब -1 का मतलब ये है कि जब हमारा टाइम हुआ होगा 3t/4, ठीक है, देखिए ये t/4 है, ये 2t/4 है, ये 3t/4 है, ठीक है, और ये 4t/4 आएगा, मतलब टोटल t। तो इसके आगे मान लो टाइम हुआ होगा मेरा 3t/4। इस सिचुएशन में हमारा EMF मैक्सिमम होगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे E0 होगा मैक्सिमम, ठीक है, तो ये मैक्सिमम है, इतना ध्यान रखना। अब ये वापस हमारा लूप घूम के चला जाएगा इस तरफ, तो हमारा वापस साइकिल कंप्लीट हो चुका है और हमारा वापस एंगल कितना हो गया 0 डिग्री। तो फिर से EMF हो जाएगा, जब टोटल टाइम होगा t तो फिर से EMF हो जाएगा 0। अब जो इसका ग्राफ होगा वो ऐसे स्ट्रेट लाइंस को मिलाएंगे, तो मिलाने पर U बनेगा ऐसे, ठीक है, ऐसे बनेगा। लेकिन ये ग्राफ हम लोग ऐसे नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे? क्योंकि जो मैथमेटिक्स वाले हैं वो जानते हैं कि साइन का ग्राफ ऐसे नहीं बनता है, क्योंकि ये इसके फार्मूले में जो है EMF के फार्मूले में साइन आया हुआ है, और साइन अगर आया हुआ है तो साइन का ग्राफ ऐसा नहीं बनता है। साइन का ग्राफ बनता है इस तरह से, ठीक है, ठीक है, साइन का ग्राफ बनता है यूं, ऐसे कर्व बनता है। इसको मैं ठीक से भी नीचे बना दूंगा, लेकिन बनता इस तरीके से कर्व है। तो हमारे ग्राफ समझना बहुत ज़रूरी है। ग्राफ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जब तक आप ग्राफ समझेंगे नहीं तब तक ये आपको समझ में आएगा नहीं अल्टरनेटिंग करंट। ये T था, ये EMF था, और यहाँ पे टाइम के 4 अगर मैंने पार्ट कर लिए, कौन से पार्ट? एक हो गया t/4, एक हो गया t/2, एक हो गया 3t/4 और एक हो गया टोटल t। तो इस सिचुएशन में यहाँ पे हमारा EMF मैक्सिमम है, जिसको हमने E0 बोला है, और 3t/4 पर भी मैक्सिमम है, जिसको हमने नेगेटिव का E0 बोला है, और हमारा कर्व बनेगा कुछ ऐसा। दिस इज कॉल्ड साइनोसाइडल ग्राफ, ठीक है। तो हमारा ग्राफ ऐसा बनेगा, जो आपको याद रखना है, ये हमारा साइनोसॉइडल ग्राफ है। ये जो ग्राफ मैंने बनाया ये EMF की रिस्पेक्ट में बनाया है। करंट के लिए भी यही बनता है, ठीक है। करंट भी तो यही होगा भाई, और कहाँ हो जाएगा? करंट भी ऐसे ही होगा, अल्टरनेटिंग करंट होगा। अब अगर मुझे करंट निकालना है तो करंट होता क्या है भाई? करंट हमेशा हमारा होता है EMF अपॉन नेट रेजिस्टेंस, यही तो पढ़ा है आपने, ठीक है, नेट रेजिस्टेंस। अब देखिए जो नेट रेजिस्टेंस, मैं इसको R नहीं लिख रहा हूँ जानबूझ के, क्योंकि आप जब आगे पढ़ेंगे तो हमारा जो नेट रेजिस्टेंस है उसका नाम बदल के हम लोग बोल देंगे नेट अपोजिशन, ठीक है। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस के केस में तो हमारा नेट रेजिस्टेंस होता है, लेकिन अपोजिशन तो आपके किसी भी सर्किट से मिल सकती है ना। कैपेसिटर में भी अपोजिशन मिलेगी आपको, इंडक्टर में भी आपको अपोजिशन मिलेगी। तो हम लोग उसको रजिस्टर नहीं बोलते, रेजिस्टेंस नहीं बोलते, हम लोग क्या बोलते हैं? नेट अपोजिशन। तो नीचे हमको नेट अपोजिशन लगाना है। रेजिस्टेंस के केस में आप सिर्फ R लिख सकते हैं। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ? मुझे सिर्फ एक बात बतानी है, बस, ज़्यादा नहीं। EMF हमारा क्या था? हमारा EMF था E0 sin ओमेगा t। भाई EMF की वैल्यू क्या रखेंगे आप? E0 sin ओमेगा t, और नीचे क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस। तो अगर आप देखेंगे इस P की वैल्यू को R डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब हमारा जो करंट होगा उसकी पीक वैल्यू EMF की पीक वैल्यू से कम होगी। बस यही बात तुम्हें याद रखनी है। हालांकि करंट का फार्मूला हम लोग लिखेंगे सिर्फ इतना ही, I0 sin ओमेगा t, ठीक है। और ये फार्मूला हमारा जो है वो चेंज होता रहेगा अलग अलग सर्किट के लिए। करंट का फार्मूला, EMF का तो वही रहेगा, वोल्टेज का तो वही रहेगा, ये चेंज होता रहेगा। चेंज सिर्फ इसमें ये बात होगी, जो आगे एंगल लिखा है ये चेंज होगा। अभी इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ वो सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ कि ये जो करंट की पीक वैल्यू I0 है, ये मोस्ट ऑफ द केसेस में E0 से कम रहती है। तो जब इसका ग्राफ हम लोग बनाते हैं, जैसे मुझे अगर सेम ग्राफ में बनाना है करंट भी और EMF भी, दोनों चीज़ बनाना है, तो मान लो मैंने पहले तो EMF बनाया, ठीक है, तो यहाँ तक t/2 हुआ है, हम डायरेक्टली कर रहे हैं इस बात को।
तो ये हमारा हाइट हो गया ई नॉट पॉजिटिव और ये हमारा माइनस का ई नॉट हो गया। ठीक है, अब जब करंट बनाएंगे ना तो इसकी हाइट छोटी रखेंगे। ठीक है, हाइट छोटी रखने का मतलब यहाँ जो पीक वैल्यू होगी वो ये होगी आई नॉट और ये होगी माइनस का आई नॉट। ठीक है, तो ये हमारी हो जाएगी पीक वैल्यू और ये इस तरीके से हम लोग करंट को शो करेंगे। ओके, अब एक चीज़ और देख लेते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे फेज। फेज क्या होता है? देखिए हमारा जो ईएमएफ होता है उसको तो हम लोग लिखते हैं E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। इसमें जो ओमेगा टी है इसको हम लोग फेज बोलते हैं। ठीक है, फेज का मतलब सिंपल से यही है, देखिए हमारा जो ये एरिया वेक्टर घूम रहा है ये किस फेज में है, यानी अभी कहाँ पर है, वो कैसे पता चलता है? वो हमको ओमेगा टी ही तो बताता है। अगर देखिए टी की वैल्यू, ये जो हमारा जो टी है, अगर टी की वैल्यू हमारी हुई है सपोज t/4, ठीक है, तो हम बता सकते हैं कि कितना एंगल बना है, यानी फेज़ कितना हुआ, ये थीटा कितना हुआ। कैसे बता सकते हैं? हमारा थीटा जो है वो ओमेगा टी के बराबर है और ओमेगा की वैल्यू आपको पता होगा होती है 2π/t। भाई 2π/t क्यों होती है बता देता हूँ। भाई एक पूरा चक्कर लगाने में टाइम उसको लग रहा है t और पूरा चक्कर लगाने में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होता है 2π। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कर लीजिए, ओमेगा आ जाएगा आपका। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है 2π मतलब 360 डिग्री। तो 360 डिवाइड बाई टाइम, तो ये थीटा की वैल्यू हमारे पास, ओमेगा की वैल्यू हमारे पास 2π/t हो जाएगी। तो हमारा जो थीटा है वो एक्चुअल में ये होता है, ओमेगा की वैल्यू आप याद रखिए 2π/t में लिखे दे रहा हूँ। अब अगर मान लेते हैं टाइम हमारा हुआ t/4, तो टाइम की अगर हम वैल्यू रखेंगे तो हमको थीटा एग्जैक्ट कितना है वो मालूम हो जाएगा। ठीक है, कैसे? यहाँ पे t/4 रखा तो t से t कैंसिल, मेरा 2 2 ज़ा 4, यानी कि आ गया मेरे पास π/2। π/2 का मतलब होता है 90 डिग्री। ठीक है, π/2 का मतलब क्या होता है 90 डिग्री। ये चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए कि π/2 का मतलब कितना होता है। ठीक है, पाई का मतलब कितना होता है, 2π का मतलब कितना होता है, ये मालूम होना चाहिए आपको। ठीक है, नहीं अगर आपको मालूम है, ऐसा आपको पड़ जाता है तो आप 2π यहाँ पे मत लिखिए, आप ओमेगा की वैल्यू लिखिए 360/t। अगर आपको नहीं मालूम तो आपकी सुटेबिलिटी के लिए मैंने बता दिया। अब अगर आप निकालेंगे थीटा इज इक्वल टू, तो हो जाएगा 360/t इंटू t/4, t से t कैंसिल, ये हो जाएगा मेरे पास 90। ठीक है, तो एंगल मुझे तो पता चल गया ना। तो एंगल कैसे पता चला? टाइम कितना हुआ उससे पता चल गया, और एंगल से हमको ये आइडिया मिल गया कि उसका फेज़ कितना चल रहा है। ठीक है, अब होता क्या है, ये बात तो पता चल गई कि ये फेज़ है। होता क्या है एसी सर्किट में खासकर ये होता है कि हमारा जो करंट है और हमारा जो ईएमएफ है वो दोनों सेम फेज़ में ज़रूरी नहीं कि हों। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि सेम फेज़ में हों। कहने का मतलब ये है, हो सकता है करंट पीछे हो जाए और हो सकता है करंट आगे हो जाए। किससे? ईएमएफ से। ये बात आपको आगे समझ में आएगी जब बताऊंगा तो। हालांकि आप पढ़े हुए होंगे, ये तो क्रैश कोर्स चल रहा है। तो करंट के केस में हम लोग करंट का फार्मूला इस तरीके से लिखते हैं, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाई। अब यहाँ पे जो फाई है इसको हम लोग बोलते हैं इनिशियल फेज, और इनिशियल फेज का मतलब सिर्फ इस बात से इतना यहाँ पर है कि ये जो फाई की जो भी वैल्यू होगी वो हमको ये बताएगी कि करंट हमारा इतने डिग्री आगे चल रहा है या पीछे चल रहा है। ठीक है, इतने डिग्री आगे चल रहा है या पीछे चल रहा है, वो हमको इससे पता चलेगा। और प्लस माइनस दोनों इसीलिए लगाया है कि आगे भी चल सकता है, पीछे भी चल सकता है। तो हमारे लिए करंट का जो ओरिजिनल फार्मूला है, जो जेन्युइन फार्मूला है, वो यही है। ठीक है, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव। ठीक है, ओमेगा का फार्मूला मैंने आपको बता दिया। ओमेगा की एक और वैल्यू आप याद रखिए, उसके केस में भाई हमारा 2π/t ये फार्मूला था, भी मैंने बताया, और 1/t को हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं।
तो ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई इंटू एफ। ठीक है, तो एफ क्या है हमारी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का मतलब कितना होता है, नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड। ये जो हमारा लूप घूम रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, ये 1 सेकंड में कितनी बार घूम रहा है, ये हमको फ्रीक्वेंसी से पता चलता है। ठीक है, हम लोगों के घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है, यानी कि वो 1 सेकंड में 50 बार घूमता है। उसका जो जनरेटर होता है जिससे हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, तो उसका जनरेटर जो होता है वो 1 सेकंड में 50 टाइम्स रिवॉल्व करता है, उसकी फ्रीक्वेंसी 50 होती है। ठीक है, तो हमको इस इक्वेशन से इतने आइडियाज़ मिल जाते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज एसी, तो समझ लिया। अगला हमारा जो है टॉपिक है, इसको हम लोग बोलते हैं मीन वैल्यू ऑफ एसी या एवरेज वैल्यू ऑफ एसी। मीन वैल्यू बोलिए चाहे एवरेज वैल्यू बोलिए, दोनों का मतलब सेम है। आप समझिएगा ज़रा बात। मीन का मतलब क्या होता है भाई, मुझे एसी का निकालना है मीन, तो अगर मुझे इसका मीन निकालना है तो मीन का मतलब होता है, हम लोग किसी भी चीज़ का मीन निकालते हैं उसका फार्मूला होता है हमारे पास सम ऑफ ऑब्जर्वेशन और नीचे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यही फार्मूला होता है। ठीक है, ये होता है डिस्क्रीट वैल्यूज़ में। डिस्क्रीट वैल्यूज़ मतलब अलग अलग वैल्यूज़ होती हैं, तो सारी वैल्यूज़ को ऊपर अलग जोड़ा जाता है, उनको नंबर से डिवाइड किया जाता है। लेकिन अगर कॉन्टिन्यूस वैल्यू हमारे पास होती है तो हमारे पास मीन निकालने का जो तरीका होता है वो इंटीग्रेशन का मेथड होता है। जिसका भी निकालना होता है उसका यहाँ पे इंटीग्रेशन निकालते हैं और उसके जितने भी नंबर होते हैं उसका अलग इंटीग्रेशन निकालते हैं। ठीक है, अब ये क्या बताना चाह रहा हूँ उसको समझिए। हमारा ये करंट है, ठीक है, इतने में प्लस है इतने में माइनस है। मैक्सिमम वैल्यू आई नॉट है दोनों तरफ। ठीक है, अब ये 0 ये t/2 टाइम है। ठीक है, अब अगर मीन निकालेंगे तो मीन निकालने का तरीका क्या है, मुझे मीन वैल्यू निकालनी है, करंट की मीन वैल्यू। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो करंट है उसकी वैल्यू टाइम के साथ साथ लगातार चेंज हो रही है। देखिए 0 टाइम पे 0 है, फिर टाइम मान लीजिए यहाँ पे इतना हुआ तो मैक्सिमम हो गई, फिर 0 हो गई, फिर मैक्सिमम हुई, फिर 0 हुई, बीच में और भी कहीं ना कहीं होगी वैल्यू। तो अगर वैल्यू लगातार चेंज हो रही है तो हमें जो अपने इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको चलाना है, तो उनके लिए कितना करंट रिक्वायर होगा, कितनी पावर रिक्वायर होगी, वो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए हम लोग निकालते हैं इसके अंदर मीन वैल्यू। अब मीन वैल्यू में एक प्रॉब्लम है, अगर मैं मीन वैल्यू निकालूंगा यहाँ से यहाँ तक तो पॉजिटिव आएगी, फिर यहाँ से यहाँ तक निकालूंगा तो नेगेटिव आएगी, और टोटल मीन वैल्यू निकालूंगा तो इसका पॉजिटिव और इसका नेगेटिव मिलकर कैंसिल होकर 0 हो जाएगा। तो हम लोग पूरे का मीन वैल्यू अभी नहीं निकालते, हम लोग आधे का निकालते हैं, हाफ साइकिल का। तो यहाँ से यहाँ तक आधे साइकिल का मीन वैल्यू निकलता है, इतना आपको याद रखना है। अब वो कैसे निकालेंगे वो देखिए। ठीक है, आधे का हमें निकालना है। अब कैसे निकलेगा देखिए, यहाँ से 0 से अगर हम थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं इसको, तब समझ में आएगी आपको बात। ये ठीक है, ये t/2, ये t 0 से किसी 0 से लेके t/2 टाइम तक हमको मीन निकालना है। पहली बात तो ये हो गई। अब मीन कैसे निकालेंगे वो देखिए, यहाँ से छोटा सा एक स्ट्रिप बनाएंगे और इस स्ट्रिप की चौड़ाई बहुत छोटी लेंगे। चौड़ाई मतलब विड्थ, ये जो चौड़ाई आप देख रहे हैं इसको विड्थ बोलते हैं। इतनी छोटी होगी कि इसको हम बोलेंगे dt, और ये इतनी चौड़ाई छोटी इसीलिए ली जाती है ताकि ये जो स्ट्रिप दिख रही है ये हमको रेक्टेंगुलर लगे, रेक्टेंगुलर शेप की लगे। ये रेक्टेंगुलर, ये dt हो गया और ये I हो गया। अब इसके और इसके बीच की डिस्टेंस इतनी कम है कि जितनी हाइट इसकी है उतनी ही हाइट इसकी है, तो दोनों का करंट हम सेम मान लेते हैं I। तो ये करंट हो गया, और अब इसका एरिया निकाल लेते हैं। तो इसका एरिया कितना आएगा, I × dt। और ऐसी जितनी स्ट्रिप्स बनेंगी सबको ऐड कर लेते हैं, कहाँ तक, t/2 तक। तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेट करना। तो इंटीग्रेट मैंने कर लिया, कहाँ से कहाँ तक किया, 0 से लेके t/2 तक। ठीक है, ये हो गया मेरा यहाँ से यहाँ तक सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन।
इसको डिवाइड करेंगे किससे, यहाँ से यहाँ तक के टाइम से, मतलब हमारा जो dt है उसका इंटीग्रेशन हमें करना है। जो हमारा जो dt है भाई, हमने कहाँ तक ऑब्जर्वेशन ली है, जितने भी dt हैं यहाँ से यहाँ तक सबको ऐड करना है। तो यहाँ से यहाँ तक कितने dt आएंगे, तो यहाँ से यहाँ तक dt आएंगे 0 से लेकर t/2 तक। ठीक है, ये हमारा मीन का फार्मूला हो गया। ठीक है, सिंपल सा कैलकुलस का मेथड लगा हुआ, ये मीन का हमारा फार्मूला हो जाएगा। अब जो नीचे वाला पार्ट है, यानी जो हमारा ये लिखा हुआ है 0 से लेकर t/2 तक dt, इसका अगर आप इंटीग्रेशन करेंगे तो dt का इंटीग्रेशन होगा t, लिमिट अगर आप पुट करेंगे 0 से लेकर t/2 तक तो हमारा आंसर आएगा t/2। तो हम लोग नीचे वाले पार्ट में ना कभी ये लिखते ही नहीं, हम लोग सीधे t/2 लिख देते हैं। ठीक है, लेकिन मेन फार्मूला वही है। तो हमारा मीन जो है उसका फार्मूला हमारे पास बन गया इंटीग्रेशन ऑफ i dt, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर t/2 तक, और नीचे क्या आ जाएगा t/2। अब हमें सिर्फ ऊपर वाली वैल्यू को सॉल्व करना है, हमारा काम हो गया। अब ऊपर वाली वैल्यू क्या है, i इंटू dt, इसका इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, 0 से t/2 तक। t/2 तक क्यों कर रहे हैं मैंने आपको भी बताया। i की वैल्यू कितनी है, I0 sin ओमेगा t प्लस माइनस फाई आपको लगाना है, आप लगा सकते हैं। ठीक है, ये हो गया dt। i की वैल्यू I0 sin ओमेगा t प्लस माइनस फाई ये होता है। I0 तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट टर्म को हमने बाहर निकाल लिया। ठीक है, कांस्टेंट टर्म को हम अगर बाहर निकाल लेंगे तो हमारे पास इंटीग्रेशन बचेगा किसका, 0 से t/2 साइन ओमेगा t प्लस माइनस फाई dt। साइन थीटा का इंटीग्रेशन कॉस माइनस कॉस थीटा होता है, ये आपको मैं बता चुका हूँ। साइन का भाई साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा। तो बस आप माइनस कॉस थीटा लगाइए, आगे की बात बाद में बताते हैं। हो जाएगा माइनस का कॉस ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव। ठीक है, ये हो गई लिमिट 0 से लेके t/2 तक। ठीक है, अब एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पे सिर्फ थीटा होता तो कॉस थीटा आ जाता, लेकिन यहाँ पे थीटा का मतलब यहाँ जो dt है तो यहाँ पे सिर्फ t होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे dt है तो यहाँ सिर्फ t नहीं, t के साथ ओमेगा भी है। तो अगर ओमेगा भी है तो ओमेगा आ जाता है डिवाइड में। इंटीग्रेशन जब करते हैं तो डिवाइड में आता है, डिफरेंशिएशन जब करते हैं तो मल्टीप्लाई में आ जाता है। तो इतना याद रखिए, आपका काम चल जाएगा। तो I0 अपॉन ओमेगा, लिमिट को पुट करेंगे। एक बार हमने लिमिट पुट की t/2। ठीक है, माइनस को चलो बाहर निकाल लेते हैं, तो हो जाएगा कॉस ओमेगा की वैल्यू t2 पाई अपॉन t और t की वैल्यू t/2 पुट कर दिया हमने। ठीक है, प्लस माइनस फाइव फिलहाल के लिए नहीं लगा रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही छोड़, चलिए अच्छा लिख दे रहे हैं, प्लस माइनस फाइव। ठीक है, माइनस कॉस 2 पाई अपॉन टी इंटू 0 प्लस माइनस फाइव। ठीक है, ये हमारा लिमिट रख गया। t से t कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, कॉस पाई। ठीक है, माइनस t, ये तो 0 हो गया हमारे पास, कॉस पाई सीधे ये आ गया। ठीक है, अब अगर मेरा इनिशियल फेस 0 है, इनिशियल फेज हम 0 मान के चल रहे हैं। ठीक है, इनिशियली तो दोनों सेम फेज में ही होते हैं ना, ईएमएफ और करंट, तो सर्किट के अकॉर्डिंग बाद में उनका चेंज हो जाता है फेज। तो इनिशियल फेज उनका 0 है, तो हम इनिशियल फेज 0 मान रहे हैं, और हम अपने जितने भी करके कैलकुलेशन जिनके लिए कर रहे हैं, जिन सर्किट के लिए कर रहे हैं, वो आप मान के चलिए रेजिस्टिव सर्किट है। तो इनिशियल फेज आपका 0 हो गया। अब इनिशियल फेज अगर आपका 0 हो गया है तो हमारे पास आ जाएगा माइनस I0 अपॉन ओमेगा
ये हो गया 0, वो हो गया 0, तो मेरे पास आ गया cos पाई माइनस cos 0। ठीक है, cos पाई यानी cos 180 डिग्री, cos 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1 और cos 0 की वैल्यू होती है 1। -1 क्या हो गया, -2, -2 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ गया 2I0 अपॉन ओमेगा। दिस इज योर मीन वैल्यू। ये हमारी मीन वैल्यू होती है। ठीक है, आप याद रखना चाहें तो याद रख सकते हैं। मीन वैल्यू का हमारा कोई खास काम नहीं होता है, कैपेसिटर के मामले में इसका काम होता है, बाकी इसका हमारा कोई खास काम नहीं। क्यों नहीं है खास काम, क्योंकि हमने सिर्फ कैलकुलेशन की आधे साइकिल तक, ये सिर्फ एक रेफरेंस है आगे वाली कैलकुलेशन के लिए। आगे जो हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो उसके लिए एक रेफरेंस की तरह काम करता है, इसीलिए हम लोग को मीन वैल्यू पढ़ना पड़ता है। आगे जो हमारी वैल्यू है इसको हम लोग बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, या इसको हम लोग आरएमएस वैल्यू बोलते हैं, या इसको इफेक्टिव वैल्यू भी बोला जाता है कभी कभी। ठीक है, क्योंकि हमारी सारी की सारी जो कैलकुलेशन होगी वो इसी आरएमएस वैल्यू से होती है। तो हमको निकालना है IRMS। ठीक है, अब IRMS का मतलब क्या है, रूट मीन स्क्वायर। जो मीन हमारा है उसका तो आपको स्क्वायर करना है, मतलब हमें स्क्वायर का मीन निकालना है पहली बात। ठीक है, फिर उसका रूट कर देना है। अब मीन निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, पहली बात तो स्क्वायर का मैंने मीन निकालना है, तो स्क्वायर का मीन निकालेंगे पूरे टाइम इंटरवल के लिए। अब स्क्वायर का निकालने से फ़ायदा क्या होगा वो भी समझ लीजिए। कहाँ गया मेरा, हाँ देखिए, स्क्वायर का मीन निकालने से फ़ायदा क्या होगा कि यहाँ से यहाँ तक का मैंने मीन निकाला, फिर यहाँ से यहाँ तक का मीन निकाला, तो यहाँ का मीन पॉजिटिव, यहाँ का मीन निगेटिव, नेट हो जाएगा 0। लेकिन जब हम लोग स्क्वायर करके मीन निकालते हैं तो होता क्या है, निगेटिव भी पॉजिटिव बन जाता है, तब 0 नहीं होगा। तो हम फुल टाइम इंटरवल के लिए निकाल सकते हैं, इसीलिए हम स्क्वायर का मीन निकालेंगे। तो हम किसका मीन निकाल रहे हैं, आई स्क्वायर का मीन। तो आई स्क्वायर किया हमने, उसका मीन निकालेंगे कहाँ तक, फुल टाइम इंटरवल तक। और फुल टाइम इंटरवल के लिए निकालना है हमको, तो हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे किसका, dt का, कहाँ से कहाँ तक, फुल टाइम इंटरवल के लिए। और अभी आपको बताया इसको सॉल्व करोगे तो t आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग t ही लिख देते हैं, उसको सीधे देते हैं। और रूट क्यों लगा है, क्योंकि हमारा टॉपिक का नाम है रूट मीन स्क्वायर। मीन का स्क्वायर करके क्या कर दो, उसका रूट। रूट क्यों करना है, क्योंकि हम स्क्वायर करके मीन निकाल रहे हैं ना, तो स्क्वायर करे हो ऑलरेडी, तो उसको स्क्वायर रूट जब तक नहीं लगाओगे तब तक वैल्यू चेंज ही नहीं होगी। तो हमको तो ट्रू वैल्यू चाहिए, तो ट्रू वैल्यू निकालने का तरीका क्या है, हमने स्क्वायर का मीन निकाला, फिर उसी का स्क्वायर रूट कर दिया। अब हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो ट्रू वैल्यू होगी। अब हमें देखो फाइनली निकालना क्या है, हमें तो ये सॉल्व करना है, इसकी जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पे पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा हमारे पास। ओके, अच्छा पिछले वाले में मैंने t/2 यहाँ पे मीन वैल्यू रखी नहीं है। एक मिनट, ये जो मैंने यहाँ पे निकाला है इसको तो मैंने सिर्फ यही सॉल्व किया था, तो इसकी वैल्यू मुझे उठा के 2I0 अपॉन ओमेगा रखनी पड़ेगी यहाँ पर। अच्छा, इसकी जगह पे मैंने रखना पड़ेगा 2I0 अपॉन ओमेगा। ठीक है, और t/2 पहले से था। ठीक है, t/2 पहले से था। ओमेगा की वैल्यू हमें रखनी पड़ेगी ये 2 ऊपर चला जाएगा। ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई अपॉन टी। टी से टी कैंसिल, 2 से एक 2 कैंसिल, मेरे पास आ गया है 2I0 अपॉन पाई। हाँ, ये वैल्यू आपको याद रखनी है, 2I0 अपॉन पाई। ठीक है, वो ज़रा सा मिस्टेक हो गया, ध्यान नहीं रहा इस चीज़ का। तो मैंने जो वैल्यू निकाली थी वो इसकी निकाली थी, है ना। अब इसकी जो भी वैल्यू आई थी उसको आपको यहाँ रखना पड़ेगा, तभी तो आई मीन निकलेगा। तो आई मीन मेरा ये आया है, मैं फिर से लिख देता हूँ। आई मीन मेरा क्या है, अरे यार 2I0 अपॉन पाई। ठीक है, बस ये आपको याद रखना है। अब सेम काम यहाँ पे भी करना, हमें पहले इसको निकालना है। थोड़ा सा टफ मामला है यहाँ पर, इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा। हमें चाहिए क्या,
आई स्क्वायर इंटू डी टी का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर टी तक। आई की वैल्यू इस बार हम लोग इनिशियल फेज से नहीं ले रहे हैं, डायरेक्टली ले लेंगे आई नॉट साइन ओमेगा टी, और इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है 0 से टी तक इंटीग्रेशन। स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आई नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। अब देखिए आई नॉट का स्क्वायर तो कांस्टेंट है, इसको मैंने बाहर ले लिया। हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी का। अब यहाँ पे हल्का सा एक कैच आ जाता है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन नहीं होता है, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग इसका इंटीग्रेशन निकालते हैं, ठीक है। निकालने का एक तरीका होता है, वो तरीका क्या है आपको मैं बताता हूँ, तब यहाँ पे आऊँगा, ठीक है। तरीका क्या है, हमारे पास एक कॉस 2 थीटा का फार्मूला होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से हम लोग साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाती है मेरे पास 1 - cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, और इसको उठा के हम रखेंगे यहाँ। तो 1/2 को तो मैंने बाहर ले लिया, ठीक है। इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 - cos 2 थीटा डी थीटा। और अब अगर आप इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 का इंटीग्रेशन थीटा हो जाएगा और cos थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। और थीटा के साथ यहाँ पे 2 लगाया तो 2 डिवाइड में आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं, ये इंटीग्रेशन करने का तरीका है, ठीक है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, जिसकी मैथमेटिक्स अच्छी है उसको पता होगा ये बात। तो अब यहाँ पे आते हैं, देखिए आई नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह पे मुझे पुट करना है किसको, ये वाले पार्ट को, cos 1 - cos 2 थीटा। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास जो 1/2 है, इसको मैंने बाहर लिख दिया, ये हो जाएगा 1 - cos 2 ओमेगा टी डी टी, इंटीग्रेशन 0 से लेकर टी तक। तो आई नॉट का स्क्वायर अपॉन 2, 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा टी, cos 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा साइन 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा। ये हो जाएगी लिमिट। अब लिमिट को पुट कर देंगे हम लोग। पहले इसकी जगह पे रखा t -0, फिर यहाँ पे रखेंगे 1/2 ओमेगा, मैंने चलो बाहर निकाल लिया, ठीक है। 1/2 ओमेगा जो नीचे था उसको बाहर निकाल लिया। अब सिर्फ यहाँ पे हमको वैल्यू रखनी है साइन 2 ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई अपॉन टी, और इस टी की जगह पे कैपिटल टी रखना है, माइनस साइन 2 इंटू 2 पाई अपॉन टी इंटू 0, ठीक है भाई। सिर्फ हमने ओमेगा की वैल्यू रखी है 2 पाई अपॉन टी, बाकी और कुछ नहीं रखा। और स्मॉल टी की जगह पे लिमिट रखी है, स्मॉल टी की जगह पे कैपिटल टी रखा हमने एक बार यहाँ, और स्मॉल टी की जगह पे 0 रखा है एक बार, बाकी और कुछ नहीं किया है। टी से टी यहाँ कैंसिल हो गया, आई नॉट का स्क्वायर अपॉन 2, टी -0 तो खाली टी बचेगा यहाँ पर, -1/2 ओमेगा, साइन टी से टी कैंसिल हो गया तो मेरे पास बचेगा साइन 4 पाई, और यहाँ पे बचेगा साइन 0, ठीक है। अब देखिए जो वैल्यू साइन 0 की होती है वही वैल्यू पाई की होती है, वही वैल्यू 2 पाई की होती है, वही वैल्यू 3 पाई की होती है, वही वैल्यू 4 पाई की होती है, वही वैल्यू 5 पाई 6 पाई 7 पाई 100 पाई, जितने भी पाई के आगे जितने भी नंबर आप सोच सकते हैं लगा लीजिए, सबकी वैल्यू वही होती है जो 0 की वैल्यू होती है। तो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो इसकी वैल्यू भी कितनी होगी 0। तो ये 0 मेरे पास ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा पूरा का पूरा 0। तो मेरे पास बचेगा जो सिर्फ इतना आई नॉट का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू टी, दिस इज़ योर आई स्क्वायर डी टी का इंटीग्रेशन 0 से t तक, ये आ गया। अब हमको ये वैल्यू उठा के रख देनी है हमारे आरएमएस में। आरएमएस में ऊपर हमारे पास क्या था, ये था
आई स्क्वायर डी टी का इंटीग्रेशन 0 से t तक, और नीचे था t और इस पूरे में लगा था क्या, स्क्वायर रूट। ठीक है, इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी आई है, आई नॉट का स्क्वायर इंटू टी अपॉन 2, और ये t पहले से था, t से t कैंसिल, आई आर एम एस मेरे पास आ जाएगा भाई, आई नॉट के तो ऊपर स्क्वायर लगा है, उसके ऊपर से रूट हट जाएगा तो सिर्फ आई नॉट बचेगा, नीचे लगा रह जाएगा √2। दिस इज़ योर आर एम एस वैल्यू। 1/√2 की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, इसकी वैल्यू होती है 0.707 आई नॉट। तो हम लोग ये बात कह सकते हैं कि हमारी जो आर एम एस वैल्यू है करंट की, वो पीक वैल्यू का 70% होती है। आर एम एस वैल्यू इज़ 70% ऑफ पीक वैल्यू। ठीक है, तो हमारा जो आरएमएस वैल्यू होती है उसकी वैल्यू इतनी होती है, और हमारी जितनी भी कैलकुलेशन होंगी चाहे पावर निकालने के लिए किसी भी चीज़ के लिए, वो हम लोग इसी तरह निकालेंगे। और निकाला मैंने करंट के लिए है, लेकिन ईएमएफ के लिए भी यही होगा। ठीक है, यानी E0/√2 E इज इक्वल टू 0.707 E0, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहाँ से एक बात आप समझना चाहें तो समझ सकते हैं, क्या बात है, देखिए आरएमएस वैल्यू और पीक वैल्यू में ये रिलेशन है। ठीक है, ये एक तरह का रिलेशन है। तो अगर मुझे कभी पीक वैल्यू निकालनी हुई तो उसको √2 टाइम्स ऑफ आरएमएस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ जाएगा। अब √2 का मतलब क्या होता है, 1.414। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि पीक वैल्यू जो है वो 1.4 से मल्टीप्लाई करने पर आएगी आरएमएस वैल्यू में। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लिया मैंने कह दिया कि आरएमएस वैल्यू जो है वो 2 एम्पियर है, करंट की लैंग्वेज में बता रहा हूँ, तो पीक वैल्यू कितनी आएगी, 2 एम्पियर को 1.414 से मल्टीप्लाई करिए तो 2 4 8, 2 1 2, 2 4 8, 2 1 2। देखिए कितना ज़्यादा करंट आ गया है पीक वैल्यू में। इसी तरीके से अगर आपको ईएमएफ निकालना हो, पीक ईएमएफ निकालना हो, तो वो भी √2 से मल्टीप्लाई करने पर आएगा आरएमएस वैल्यू को। अब मान लिया मेरा आरएमएस ईएमएफ जो है वो 220 वोल्ट है। ठीक है, तो पीक ईएमएफ कितना आएगा, 1.414 को 220 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई आप करके देखिएगा, मेरे हिसाब से ये 300 के आसपास आएगा। तो पीक वोल्टेज हमारा कितना है, 300, आरएमएस वोल्टेज कितना है, 220 वोल्ट। तो हमारे घरों में जो करंट आता, जो ईएमएफ आता है, वो एक्चुअल में ये होता है आरएमएस करंट, आरएमएस वोल्टेज। तो हमारे घरों में आरएमएस वोल्टेज इतना आता है, लेकिन उस आरएमएस वोल्टेज में जो पीक वोल्टेज आ रहा होगा वो इतना आ रहा होगा, और ये वोल्टेज 1 सेकेंड में 50 टाइम्स आता है। क्योंकि भाई हमारी जो हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिक एनर्जी आती है उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, तो ये 1 सेकेंड में 50 टाइम्स आता है। ठीक है, बल्कि 50 नहीं 100 टाइम्स आएगा। ठीक है, कैसे आपको बताता हूँ, देखिए ये हमारा ग्राफ था, इस ग्राफ में देखेंगे तो ये एक पीक वैल्यू है E0 और एक ये पीक वैल्यू है -E0। ठीक है, अब ये एक साइकिल है, ऐसे कितने साइकिल बन रहे हैं, 50 साइकिल्स बन रहे हैं। ठीक है, तो अगर 50 साइकिल्स बन रहे हैं और एक साइकिल में 2 बार पीक वैल्यू आई है, तो कितनी बार पीक वैल्यू आएगी, 100 टाइम्स 1 सेकेंड में। तो 1 सेकेंड में 100 टाइम्स आती है पीक वैल्यू ईएमएफ की। इसीलिए एसी इज़ मोर डेंजरस दैन डीसी, क्योंकि डीसी में ईएमएफ की वैल्यू कांस्टेंट आती है, वो चेंज नहीं होती है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, वोल्टेज हमारा 220 वोल्ट आ रहा है घर में, लेकिन उसमें जो पीक वैल्यू आ रही है वो 300 वोल्ट आ रही है, और वो 1 सेकेंड में 100 टाइम्स आएगी। तो हमारे लिए ज़्यादा डेंजरस कौन होती है, एसी। तो एक आध बार क्वेश्चन भी पूछा गया है, वाई एसी इज़ मोर डेंजरस दैन डीसी। उसका रीज़न यही है कि पीक वैल्यू हमारी ज़्यादा हो जाती है आरएमएस वैल्यू से, और ये पीक वैल्यू 1 सेकेंड में 100 टाइम्स आ जाती है। इसीलिए एसी इज़ मोर डेंजरस दैन डीसी। ओके, तो ये तो आरएमएस वैल्यू हो गई और वो मीन वैल्यू हो गई। इसके आगे की बात हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे।